नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित यहां पर किए गए हैं और उन्हें उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। तो वहीं लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई और पीएम के वर्चुअल संबोधन के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी और विशेष रूप से महिला आरक्षण पर भी चयनित महिला अभ्यर्थियों से चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में जितनी सरकारी नौकरियां नहीं दी गई, उससे ज्यादा हम लोग सरकारी नौकरियों से युवा को जोड़ रहे हैं और आने वाले समय में और बड़ा लक्ष्य सरकारी नौकरियों से युवाओं को जोड़ने का रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गणेश उत्सव देश के लिए बड़ा ही खास बनाया। पहले तो नए संसद भवन में गणेश उत्सव का संकल्प लेकर हमने महिला आरक्षण के बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते देखा। आज रोजगार मेले में देश भर में 40 से ज़्यादा स्थानों पर 50,000 से ज़्यादा नौजवानों को राष्ट्र की सेवा का विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उन्होंने मौका दिया। लखनऊ में आज हम 218 ऐसे अभ्यर्थियों को डाक विभाग के तो वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस शख्स की पहचान शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान पुत्र राजन सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर चुका है। शैलेश ने लगभग 8 से 9 महीने भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी श्रमिक पोर्टर के रूप में काम किया था, जिस कारण उसके पास भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घर में परिवार के लोगों ने संतोष को फांसी के फंदे पर लटका देखा। संतोष की पत्नी ने एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी पर संतोष को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। घर में पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी मां है। घर वालों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना ये हुई है कि माननीय श्री संतोष जी हमारे साथ में ही बगल में ही काम करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पे। कम से कम एलडीए में 70 लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग को सर 25 साल लमसम हो रहा है काम करते हुए। कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसा नहीं हुआ। ये वीसी साहब जब से आए हैं माननीय इंद्रमणि त्रिपाठी जी, तब से वो अपना एक नया फर्म लाए हैं गाजियाबाद से। उसके अंतर्गत उनको रखने के लिए वो पुराने ऑपरेटरों को हटाने के लिए उन्होंने कहा है। पुराने ऑपरेटर धीरे धीरे करके वो हटा रहे हैं, जबकि कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं हो। तो नई कंपनी उनको कुछ नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है। क्या बस ये था कि घर की कोई टेंशन नहीं थी, ऑफिस की टेंशन थी। घर के में कोई टेंशन नहीं थी और ऑफिस में कोई जो है बीसी टाइप के थे इंद्रजीत करके, उनके चक्कर में जो है दिक्कतें हो रही थी। उन्होंने कुछ बोला बाला था कल, ऐसा था बस। अभी कम से कम 10 दिन से वो बहुत कि क्या वजह है, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। कल परसों 3 दिन से मुझे बता रहे हैं कि मेरे यहाँ वीसी है जो इंद्रमणि त्रिपाठी है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है मुझे। कल तो वो लंच भी ले आए थे, लंच भी उन्होंने नहीं खाया था। बहुत बुरी तरीके उन्होंने कल वहाँ से भगाया है मेरे हस्बैंड को। और उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट किया, इतना टेंशन में आ गए थे मेरे पति कि आज सुबह की मॉर्निंग के समय उन्होंने सुसाइड कर लिया। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 के 38वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 सितंबर को रानी लक्ष्मीबाई प्रेक्षागृह में किया जाएगा। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई प्रेक्षागृह में मेधावियों को मेडल और उपाधि प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता, संस्थापक हनीबी नेटवर्क और विजिटिंग फैकल्टी IIM अहमदाबाद रहेंगे। दीक्षांत समारोह 11 बजे से शुरू होगा।
समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज पर किया जाएगा। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल IIT कानपुर और प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। समारोह में 55 छात्र छात्राओं को कुल 98 मेडल वितरित किए जाएंगे। समारोह में चंद्रयान 3 में CSJMU के 4 एलुमनाई छात्रों अतुल निगोतिया, प्रियंका मिश्रा, प्रवेश माथुर, प्रियंका यादव को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुलाधिपति सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में कुलाधिपति के सम्मुख नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय बेलझुंडी, दाड़, नेपाल एवं IIT कानपुर के बीच MOU साइन किया जाएगा। तो वहीं विश्वविद्यालय द्वारा 100 TB से बीमार मरीज को भी गोद लिया जाएगा। इनके पोषण की व्यवस्था विश्वविद्यालय की तरफ से की जाएगी। साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह है और इस समारोह में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। यह पूरा वर्ष अगर एक वैज्ञानिक सफलता के लिए माना जाए तो वो चंद्रयान है और हम लोगों ने विश्वविद्यालय के अंदर हमारे भी एलुमनाइज ने चंद्रयान में बहुत सहयोग दिया है, तो हमने उन सबको आमंत्रित किया है। इस GST कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने GST कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अनुज शुक्ला ने बताया कि GST कानून को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया था। GST को लेकर बताया गया था कि इसमें व्यापारियों का हित होगा, उनके हितों की रक्षा होगी और व्यापार करना काफी सुलभ होगा। लेकिन GST लागू होने के बाद से व्यापारी काफी परेशान हैं। उनका कहना था कि कानपुर से व्यापार को खत्म करने के लिए GST लागू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा GST कानून लाया गया था और देश को ये भ्रम और जुमला दिया गया था कि इस कानून से व्यापारियों का हित होगा, व्यापारियों के हितों की रक्षा होगी और व्यापार करना सुलभ होगा। लेकिन जिस तरह GST की व्यवस्थाएं चल रही हैं उससे व्यापारी आए दिन परेशान होता चला जा रहा है और एक बहुत बड़ी घटना कानपुर के लिए, कानपुर के व्यापार को खत्म करने के लिए कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। नौबस्ता में की थी युवक की पीट कर हत्या, 4 आरोपियों को गिरफ्तार भेजा जेल। शराब के नशे में की थी दोस्त की हत्या, पुराने विवाद में दिया था वारदात को अंजाम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कानपुर से पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। नौबस्ता में की थी युवक की पीट कर हत्या, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शराब के नशे में दोस्त की हत्या यहां पर की गई थी, पुराने विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शराब के नशे में दोस्तों ने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा था। बताया जा रहा है कि पुराना विवाद था जिसके चलते ये लोग शराब पी रहे थे और उस विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी। थाना नौबस्ता पर आकर एक महिला ने यह सूचना दी कि परसों शाम से उसका बेटा घर नहीं आया है, जिसका कि नाम राम नारायण है। इस सूचना पर तत्काल नौबस्ता पुलिस के द्वारा नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। उस महिला की शिकायत थी कि उस मृतक व्यक्ति के कुछ दोस्तों ने उसको मार पीट कर गायब कर दिया है और बता नहीं रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल रिस्पॉन्ड करते हुए नौबस्ता पुलिस ने जिन नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था उनकी तलाश शुरू की और उनके घर पर जाकर जब दबिश दी गई तो उस महिला के व्यक्ति का मृत हालत में। तो वहीं बीते दिनों कानपुर में पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने एक सिख युवक द्वारा गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर 3 लोगों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी थी। आपको बता दें कि आरोपी ने युवक को इतना मारा था कि उसकी दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई थी। इस घटना में आक्रोशित गुरु सिख सभा के द्वारा अनशन किया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से सहयोग के साथ साथ दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की भी मांग की है।
देखिए, ये जो घटना 23 तारीख को हुई थी, एक सिख परिवार के बच्चे को नशे में चूर और सत्ता के लोभ में अहंकारी आदमी सौम्या शुक्ला, उसके आदमी प्लस उसके पति ने 4-5 लोगों ने मिलकर उस सिख भाई को इतना मारा है और जरा सी बात पे एक ओवरटेकिंग के चक्कर में उसने मानवता की सारी हदें पार कर दी और उसकी दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं, जिसके विरोध में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। पूरा सिख समाज इकट्ठा है और इसके साथ में हमारे साथ घटना नहीं हुई है, ये पूरी मानवता के साथ घटना हुई है। कानपुर में छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र पर आधारित महानाट्य जाणता राजा का आयोजन 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कानपुर पहुंचे। महानाट्य को लेकर उन्होंने सिविल लाइन स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र से जुड़े कई उल्लेखों के साथ उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी का पूरा जीवन जाति धर्म से ऊपर उठकर रहा, जिसमें आज से युवाओं को शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लेनी जरूरी है। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे पहले भी इस कार्यक्रम से आई धनराशि समाज हित में दी जा रही है, उसी तर्ज पर इस बार भी आयोजन राशि भी स्वास्थ्य क्षेत्र में जन समर्पित होगी। अत्यंत महत्वपूर्ण सनातन की पुनर्स्थापना करने का कार्य छत्रपति शिवाजी के जीवन काल में प्रारंभ हुआ और उसी का परिणाम था कि मराठा साम्राज्य जो है वो अटक से लेकर कटक तक जो है इसका विस्तार हुआ। और जैसे काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा साम्राज्य की एक इकाई अहिल्याबाई होलकर के ज़माने में हुआ, उसी तरह से जो है समग्र जैसे तुलजा भवानी के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई, पंढरपुर के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। और कानपुर के थाना बर्रा अंतर्गत हरी मस्जिद निवासी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ 7 साल से किराए पर रहता था। पीड़ित की पत्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की और आरोप लगाया कि मकान मालिक और पड़ोसियों ने मिलकर उनके कमरे में आग लगा दी। महिला ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले साबिर और अकरम का उसके घर आना जाना था। कुछ महीने पहले साबिर ने उनका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और शोषण करने लगा। इतना ही नहीं, वीडियो डिलीट करने की धमकी देकर पैसे भी ऐंठने लगा। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी आरोपियों की बजाय पीड़िता पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके चलते मकान मालिक शबनम बेगम ने कमरा खाली करने के लिए कहा। बच्चों की पढ़ाई के चलते जब पीड़िता कमरा खाली नहीं कर सकी तो मकान मालकिन ने पड़ोसी अकरम और साबिर के साथ मिलकर कमरे में आग लगा दी। वहीं बर्रा इंस्पेक्टर सूर्यबली पांडे ने बताया कि महिला किराए के मकान में रहती है। बिजली का बिल न जमा किए जाने पर केसको ने बिजली काट दी थी। वे लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे और आग उसी से लगी थी। मार्च से भैया लड़ाई चालू हुई थी। किस बात को लेकर? ब्लैकमेल कर रहा था वो लड़का, वीडियो एक मेरा बन गया था। फिर क्या हुआ आगे? उसके बारे में उसने परेशान करना चालू कर दिया। 8 महीने से हमारे रुपया जेवर सब लेता रहा। उसके बाद में जब हम रिपोर्ट करने गए, मेरी एक भी सुनवाई नहीं हुई। हमारे घर में आग लगा दी गई थी। साबिर उर्फ मुन्ना ने और 2 लोग और आए थे, बोतल में कुछ लिए हुए थे और उसको डाल के पूरे घर में आग लगा दी थी और पकड़ लिया था और पकड़ के धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने ये नहीं कहा कि आग हम लोगों से लगी तो तुम लोग को आग में फेंक देंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां ट्रांजिट ओरिएंटल डेवलपमेंट नीति के संबंध में केडीए वीसी ने बैठक की है। बता दें कि मंगलवार को कानपुर केडीए सभागार में कानपुर मेट्रो के आसपास की जगह को विकास के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में केडीए वीसी विशाख अय्यर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जहां केडीए वीसी ने कहा कि मेट्रो की लाइन के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे तक विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए टीओडी जोन का डिमार्केशन हेल्पफुल रहेगा और मेट्रो के साथ साथ मेट्रो के आसपास की जगह को भी सुनिश्चित कामों के लिए उपयोग किया जाएगा। टीओडी जोन का डिमार्केशन करते हुए हम लोगों ने आज बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो जियो के तहत मेट्रो का जो लाइन है उसके 500 मीटर दोनों साइड में टीओडी जोन की डेफिनेशन है और उसी प्रकार टीओडी जोन को हम लोगों ने डिमार्केट किया है और जो आम जन से आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए अभी ये प्रकाशित किए जाएंगे और उससे पहले बोर्ड के एक अनुमोदन औपचारिक रूप से प्राप्त करने के लिए आज कानपुर शहर में मेडिकल स्टोर संचालक पर हुए जानलेवा हमले का मामला बतूल पकड़ने लगा है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कानपुर के व्यापारियों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि बीते दिनों दवा व्यापारी
अमोलदीप सिंह भाटिया पर बीजेपी पार्षद पति ने अपने साथियों संग जानलेवा हमला किया था, जिस पर व्यापारियों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रात की घटना है, कुछ गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर विवाद हुआ, उस पर मारपीट हुई। मारपीट इतनी ज़्यादा हुई कि हमारे दवा व्यापारी के साथ दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं। दिल्ली में अस्पताल ले जाया गया है, ऑपरेशन हो रहा है। एक आंख तो बता रहे हैं पूरी तरह चली गई है, दूसरी आंख में भी काफ़ी कम पावर है। तो बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और ख़ास करके जिसने घटना की है उसके खिलाफ धाराएं, क्योंकि मारपीट की घटना जानलेवा घटना है, धारा 307 हम लोगों ने बात की, 307 लगनी चाहिए और गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। देखिए, ये रायपुरवा की जो घटना है उसको कानपुर पुलिस ने गंभीरतापूर्वक लिया है, और इस तरह की घटना ना हो इसके लिए मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए सही धाराओं को विवेचना में ला करके सही कार्यवाही कानपुर पुलिस कर रही है। कन्नौज के हनुमान मंदिरों में बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, साथ ही कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। रेलवे रोड पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में अखंड पाठ का आयोजन भी हुआ। यहां सुबह से दर्शन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी रही थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। भीम के घमंड को तोड़ने के लिए रुद्र अवतार भगवान हनुमान ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण कर उनका घमंड चूर चूर किया। यही नहीं, ये दिन आगे चलकर बुढ़वा मंगल कहलाने लगा। इस दिन को लेकर एक मत ये भी है कि रामायण काल में भाद्रपद महीने के आखिरी मंगलवार को माता सीता की खोज में लंका पहुंचे हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी। भक्तों से निवेदन है कि वो बैठे ना, कृपया सेवा कार्य करें। ये एक कार्यक्रम जो देख रहे हैं, भव्यता इस कार्यक्रम की, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों में भगवान के प्रति इतनी जागरूकता बढ़ रही है, वो समाज सेवा में निकल रहे हैं। तो इस तरीके की जागरूकता बढ़ती रहे, बस यही भगवान से काम है। और अब खबर अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र से है, जहां जोया इरौंदा रोड पर कार से स्टंटबाजी करते दो युवकों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि आए दिन युवकों को सड़क पर बेखौफ स्टंटबाजी करते देखा जा सकता है, जो आम लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं और एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। वहीं जोया इकौंदा रोड पर दो कार सवारों का स्टंटबाजी करते वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में इन्होंने स्टंटबाजी करने के साथ ही सड़क पर जमकर बवाल मचाया। और अब खबर अमरोहा से है, जहां बीजेपी विधायक का एक विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक राजीव तरारा ने संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तुलना फूकी हुई चिलम से की है। बीजेपी विधायक ने कहा, हमारे पड़ोस में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं, मैं कह सकता हूं कि वो फूकी हुई चिलम है। हमारा जो संगठन है वो अखंड भारत की बात कर रहा है। शफीकुर रहमान कहते हैं कि अखंड भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये देश सभी का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें उन्हें क्या तकलीफ है। आज कुशल नेतृत्व के हाथों में देश की जिम्मेदारी है। वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पड़ोस में जो डॉक्टर वर्क हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ कि फूकी हुई चिलम, वो आज ही कह रहे हैं कि ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। अरे इसमें क्या है भाई, इस देश में सभी लोग रह रहे हैं, देश सभी का है। तो देश के प्रधानमंत्री यदि पूरे दुनिया में भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम सब चाहते हैं, और सभी को मैं तो कहना चाहता हूं कि देश। और अब खबर बांदा से है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर प्रदर्शन किया है। बता दें कि छात्र छात्राओं ने कुलपति पर आरोप लगाया कि कुलपति सरकारी डिग्री कॉलेज की सीटें कम करके प्राइवेट कॉलेजों को आवंटित कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों ने प्रदर्शन के बाद कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अगर कॉलेज में सीटें कम की गई तो भविष्य में कुलपति के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।
हम लोग इन मुद्दों को लेकर आए कि हर वर्ष की तरह जो है इस बार भी सीटों में कटौती की गई है। हर वर्ष जो है हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है, 7-7, 8-8 दिन अनशन में बैठे रहते हैं। उसके बावजूद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति जी के और प्राचार्य जी के कानों में जूं नहीं रेंगती है और हमारी सीटें हर बार गड़बड़ कर दी जाती है, हर बार सीटों में धानागर्जी मचाई जाती है और सीटें कम कर दी जाती हैं। हम लोग इसीलिए आज प्राचार्य महोदय के माध्यम से कुलपति जी को ज्ञापन देने आए हैं और चेतावनी देने आए हैं। ये सीटें काटने का काम बंद कर दें और छात्र छात्राओं के हितों से खिलवाड़ न करें, अन्यथा उनके लिए उचित नहीं होगा। हम ये जो कॉलेज प्रशासन द्वारा ये छात्रों के हितों के और भविष्य के साथ ये जो धांधली की जा रही है, तो छात्रों का भविष्य खराब करने का काम ये कॉलेज प्रशासन और बीयू कुलपति कर रहे हैं। जो प्राइवेट जो नए कॉलेज खुल रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लेके वहाँ पे इन सरकारी कॉलेजों की सीटें वहाँ भेज रहे हैं और इन कॉलेजों की सीट कम करने का काम कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा होशियार बच्चा होता है, जो वाकई काबिल तारीफ रहता है, जो उसकी परसेंटेज अच्छी आती है, जो इस कॉलेज में एडमिशन लेने का काम करने आता है, उसका एडमिशन ना लेकर ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ सीट फुल हो चुकी है। ये हर साल का इन लोग सीट फुल कर देते हैं, कटौती कर रहे हैं और बच्चे गांव देहात से जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं वो परेशान होते रहते हैं। ये महाविद्यालय में इस समय प्रवेश का कार्य चल रहा है। कुछ विश्वविद्यालय से सीटें कम हो गई हैं, जिसके लिए मैंने अपने माननीय कुलपति महोदय को 23/9/23 को मैंने पत्र लिख दिया है सीट वृद्धि के संबंध में। अभी सीट वृद्धि होकर के आई नहीं है, इस संबंध में छात्र अपना पुनः एक ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि हम पत्राचार कर चुके हैं, तो बहुत जल्दी ही सीट वृद्धि होकर के आ जाएगी, तदोपरांत इनके प्रवेश किए जाएंगे। तो वहीं गोरखपुर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया है। गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के सभी स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राएं, उपस्थित महानुभाव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपना नया प्रशासनिक भवन प्राप्त होने पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, लोक कल्याण में कैसे किया जा सकता है, आप जैसे सुधीजनों को इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम लोग देशों की या प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं, तो वह दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है। एक, अगर जब हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है, और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।